हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीसी। आपके अपने प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। बच्चे, मैं इस बार थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया हूँ। काफ़ी समय बाद मैंने वीडियो डाली है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आगे बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस डालनी शुरू कर दूंगा। इस वीडियो में मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर 5 से लॉज ऑफ मोशन। बच्चे, हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मेंशन की है, एमसीक्यू फिजिक्स क्लास 11th। राइट, इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 11th के लिए सभी एमसीक्यूज वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। सभी चैप्टर से कुछ मैंने डाल दिए हैं और कुछ मैं आने वाले समय में डाल दूंगा। बच्चे, इस चैप्टर में हम लॉज ऑफ मोशन से ही एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आप नोटबुक और पेन लेकर जल्दी से रेडी हो जाइए और जल्दी से चलते हैं एमसीक्यू 1 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए बच्चे, क्या देखो यहाँ पर कनेक्टेड मोशन पर ये क्वेश्चन है। टू मासेस आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley as shown in figure. Find the tension in the string when the masses are released. राइट, इस तरह अगर कनेक्टेड मोशन में कभी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, ऑप्शंस मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अगर आप इसे कर सकते हैं तो आप जरूर ट्राई करें। बच्चे, पुली हमारी कैसी है, ध्यान दें। पुली हमारी है फ्रिक्शनलेस पुली है। स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। राइट बच्चे, देखिए, अगर ये सिंगल रॉप है तो इसमें जो टेंशन यहाँ पर होगी बच्चे, वही टेंशन यहाँ पर होगी। लेकिन अगर आप 4 kg से देखेंगे तो टेंशन कैसी होगी, 4 kg से अवे होगी, 10 kg से भी अवे होगी, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। राइट, 10 kg पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10G फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पर 4G एक्ट करेगा। वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा टेंशन का। सो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं आता है फॉर्मूला तो आप नोट कर लेना। इस तरह कनेक्टेड मोशन में टेंशन का बच्चे फॉर्मूला होता है, टेंशन इक्वल्स टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। राइट, यहाँ पर हम हैवियर को m1 ले लेते हैं और लाइटर मास को m2 ले लेते हैं। राइट बच्चे, जल्दी से हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। m1 कितना है 10, m2 कितना है बच्चे 4, और g को हम ले लेते हैं 9.8। अगर हमें g की वैल्यू नहीं दी होती है तो हम बाय डिफॉल्ट 9.8 लेते हैं बच्चे। और ये हो जाएगा प्लस 4 + 10 कर देते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, 2 × 4 × 98, यानी अगर 9.8 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो पॉइंट राइट में खिसक जाएगा। राइट, अपॉन 14। ओके बच्चे, जल्दी से करें। ये हो जाएगा 4 × 98/7। ओके, जल्दी से डिवाइड करें और जल्दी से ऑप्शंस यहाँ पर सेलेक्ट करें आप भी। राइट, ऑप्शन होगा यहाँ पर, जल्दी बताइए, 56 न्यूटन। ओके, सो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन ए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम स्ट्रिंग में टेंशन निकालेंगे। स्ट्रिंग कैसी है बच्चे, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंड नहीं होगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही कनेक्टेड मोशन है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है कि मासेस कितने एक्सेलरेशन से मूव करेंगे व्हेन द मासेस आर रिलीज, अगर हम उनको रिलीज कर दें। राइट बच्चे, तो ऑप्शंस आप देख लीजिए जल्दी से। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो देखिए यहाँ पर हैवियर मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ए एक्सेलरेशन से, और लाइटर मास ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दोनों कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड मोशन में है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। राइट, लेकिन हैवियर ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लाइटर मास अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2, यानी हैवियर मास माइनस लाइटर मास इनटू g अपॉन m1 प्लस m2। राइट, तो ये हो जाएगा बच्चे 10 - 4 × 9.8 अपॉन 14। तो ये होगा, इट बिकम्स 6 × 9.8 अपॉन 14। राइट, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए और बताइए क्या ऑप्शन होगा बच्चे। हम भी कर लेते हैं, 6 × 9.8 डिवाइडेड बाई 14। राइट, ऑप्शन आया है यहाँ पर बच्चे 4.2, यानी 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले मेक श्योर कि हमारे मासेस बच्चे दोनों के दोनों केजी में हो। राइट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप ऑब्वियस ही बात है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही लिखेंगे। तो तभी आपका एक्सेलरेशन किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। राइट, तो बच्चे यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
जल्दी से नोट कर लें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चे। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन द ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg। ये जो ब्लॉक है बच्चे, ब्लॉक ए कितने का है? 2 kg का है बच्चे, 2 kg का। राइट। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ब्लॉक ए और टेबल के बीच में कितना है? 0.1। राइट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू एस जो है, म्यू एस है 0.1। राइट। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी? ब्लॉक बी की मैक्सिमम मास वैल्यू कितनी हो, यानी एम बी हम बोल दें इसका मास, तो वो कितना हो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सो दैट ब्लॉक्स डू नॉट मूव, यानी दोनों ब्लॉक मूव ना करें, यानी ब्लॉक ए राइट में मूव ना करे और ब्लॉक बी डाउनवर्ड में मूव ना करे। राइट। स्ट्रिंग जो है और हमारी पुली जो है वो वही है जो हमारे सिलेबस में, यानी पुली हमारी फ्रिक्शनलेस है, मासेस सॉरी स्ट्रिंग हमारी कैसी, इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। राइट। बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर हम इसका बी का एफ बी डी बनाएं तो बी के एफ बी डी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा? एम बी जी, यानी मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी टेंशन, यानी जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, और नीचे की तरफ हो जाएगा एम बी जी। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंशन एम बी जी के इक्वल है। राइट। इसका मतलब बच्चे टेंशन एम बी जी के इक्वल है। जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, आप भी कोशिश कीजिए। इसका मतलब टेंशन एम बी जी के इक्वल है। राइट बच्चे। अब देखिए जो टेंशन यहाँ पर है, सिंगल ही स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब यहाँ पर टेंशन राइट में होगी, यानी अगर हम ए से देखेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन अवे होगी, और वो सेम ही होगी कितनी? एम बी जी। अगर ए पर राइट में एक टेंशन यानी फोर्स लग रहा है एम बी जी, तो लेफ्ट में कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है बच्चे? म्यू एस आर, यानी ब्लॉक ए पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? आर। इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम ए जी। एम ए जी कितना हो जाएगा बच्चे? एम ए कितना दिया हुआ है? 2 के जी, तो ये हो जाएगा 2 जी। तो रिएक्शन कितना हो गया बच्चे? रिएक्शन हो गया 2 जी। अगर ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन एम ए जी के इक्वल है, यानी 2 जी के इक्वल है। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एस 2 जी। और म्यू एस की वैल्यू कितनी है बच्चे? 0.1 इंटू 2 जी। अब देखिए, ब्लॉक ए पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक लेफ्ट में क्या? फ्रिक्शनल फोर्स, यानी 0.1 इंटू 2 जी, और राइट में एम बी जी। अगर ये ब्लॉक ए मूव नहीं कर रहा है, ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में, इसका मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स। तो हम एम बी जी को किसके साथ इक्वेट करेंगे बच्चे? 0.1 इंटू 2 जी के साथ। जी से जी कैंसिल, एम बी कितना आ गया जल्दी से बताइए? 0.1 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे? 0.2 किलोग्राम। तो अगर हम चाहते हैं दोनों ब्लॉक मूव ना करें, तो ब्लॉक बी की मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? 0.2 kg। अगर इससे ज़्यादा होगी तो ब्लॉक बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ब्लॉक ए राइट में मूव करना शुरू कर देगा विद एन एक्सेलरेशन। राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बच्चे वो क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 0.2 kg हमारे मास ऑफ ब्लॉक बी की जो मास की वैल्यू है वो 0.2 हो सकती है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, जल्दी से देख लीजिए। एन इंसेक्ट ट्रॉल्स अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3। If the line joining the center of hemispherical surface to the insect makes an angle theta with the vertical, the maximum possible value of theta is given by। ऑप्शंस देख लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ये एक इंसेक्ट है जो यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है। देखिए ये जो है एक इंसेक्ट है यहाँ पर। राइट, ये जो है, तो ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, उस पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट। ओके। तो सेंटर से जो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है, ओ हम मान लेते हैं उसको। राइट। वो यहाँ से एक लाइन जो इंसेक्ट को ज्वाइन करती है वो एंगल बनाती है, लेट से थीटा। राइट। तो ये कह रहे हैं कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। क्योंकि ये इंसेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पूरा तो ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा समझते हैं। इस इंसेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों एक फोर्स लग रहा है एम जी, और इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा जल्दी बताइए? इधर हो गया थीटा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो थीटा की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? एम जी कॉस थीटा। यानी एम जी को अगर हम रिजोल्व कर दें तो ये कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा। ऊपर की तरफ सेंटर की तरफ यहाँ पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। राइट, इंसेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन है उस पर लग रहा है।
एम जी की दूसरे कंपोनेंट को हम इधर लिखेंगे एम जी साइन थीटा। तो ये एम जी साइन थीटा ही है जो इस इंसेक्ट को ऊपर नहीं बढ़ने देगा बच्चे। एम जी साइन थीटा उसको बार बार पीछे की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा उसको बार बार पीछे की तरफ। तो हम मान लेते हैं इसी पोजीशन में थीटा मैक्सिमम है और इतना ही ये ऊपर चढ़ सकता है इंसेक्ट। तो इस केस में एम जी साइन थीटा इसको पीछे की तरफ पुश करेगा, तो इसको ऊपर की तरफ क्या रोकेगा, स्लाइड करने से, फिसलने से कौन सा फोर्स रोकेगा इसको ऊपर की तरफ? फ्रिक्शनल फोर्स। जो इंसेक्ट और सरफेस के जो बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो इसके स्लिप होने से इसको बचाएगा। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, F इक्वल टू म्यू आर। और आर क्या है यहाँ पर, आर है एम जी कोस थीटा। ना इंसेक्ट सेंटर की तरफ जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, तो इसका मतलब आर एम जी कोस थीटा के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा, अगर ये इंसेक्ट ना ऊपर जा पा रहा है अभी और ना ही नीचे, इसका मतलब फ्रिक्शन ने एम जी साइन थीटा को बैलेंस किया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए, म्यू आर इक्वल टू, यानी फ्रिक्शन है म्यू आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और आर क्या है बच्चे, आर जल्दी से देखिए यहाँ पर आर कितना, एम जी कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल बच्चे, तो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा, और म्यू की वैल्यू कितनी दी है 1/3। तो हो जाएगा म्यू की वैल्यू रखी हमने 1/3, और ये मैं कॉस थीटा को राइट में लेकर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 3। और कॉस थीटा, राइट, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 3। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 3। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे, कॉट थीटा इक्वल टू 3। राइट। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। Moving to next question. The angle of friction between two surfaces in contact is 60 degree. What is the coefficient of friction between them? ऑप्शंस देख लीजिए बच्चे जल्दी से, 0, 1/√3, √3, 1। बच्चे देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मान लीजिए थीटा है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी समझाऊंगा मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, मान लीजिए एक सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक का भी अपना सरफेस है, राइट। तो ब्लॉक पर ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, रिएक्शन। नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चे, mg। तो अगर इस ब्लॉक को हम राइट में मूव कराएं किसी अप्लाइड फोर्स को लगाकर, पर ये मूव नहीं कर रहा है, उस केस में मान लीजिए पीछे की तरफ इस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो इस पर यहाँ पर दो फोर्स, एक ऊपर की तरफ लग रहा है रिएक्शन और लेफ्ट में लग रहा है फ्रिक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं वो इस तरफ आता है। लेट्स से इन दोनों का रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। तो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो इसका टेंजेंट क्या होता है, यानी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। जो दोनों सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिनिमम फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी ऑन अ रफ सरफेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एक्चुअली अप्लाइड एंड देयर इज नो मूवमेंट? ऑप्शंस देख लीजिए बच्चे। मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, कितने का है बच्चे, कुछ इसका मास है। इस पर राइट में अगर हम 8 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, यानी इतना लगाना होगा, अगर उसे जस्ट मूव कराना है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 8 न्यूटन हो सकता है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। लेकिन अगर हम इसी ब्लॉक पर 6 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, नहीं करेगा। उसको मूव कराने के लिए मिनिमम 8 न्यूटन चाहिए। तो अभी 6 न्यूटन लग रहा है उस पर, तो इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस पर कैसा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऊपर कितना लगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी ब्लॉक जब तक मूव नहीं करता है तब तक उस पर उतना ही फ्रिक्शन लगता है जितना कि हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। यानी हम कहते हैं ना स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लिख लीजिए आप ये एक बात नोट कर लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बच्चे वो क्या होता है, इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ही अपोजिट में लगेगा और इंक्रीज करता जाएगा। राइट, उसके बाद अगर बॉडी मूव करना शुरू कर दे तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन से जस्ट थोड़ा सा कम होता है, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। राइट, तो यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन अभी लग रहा है वो उतना ही लगेगा जितना कि अप्लाइड फोर्स है, क्योंकि उसको जस्ट मूव कराने के लिए 8 न्यूटन फोर्स चाहिए और अभी हम लगा रहे हैं 6 न्यूटन, तो इसका मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है। और जब तक बॉडी मूव नहीं करती है जब तक जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और वो एडजस्टेबल होता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है, उतना ही अप्लाई होता है जितना कि अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा बच्चे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 न्यूटन हमारा यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड द सर्फेस ऑफ कांटेक्ट इज 6 न्यूटन। A force of 8 Newton is applied on the body and the actual motion starts. The effective force of friction now is, देखिए यहाँ पर एक बॉडी है, राइट, क्या है बच्चे, एक बॉडी है, वो एक सरफेस पर रखी हुई है, राइट। तो यहाँ पर बच्चे कितना दिया हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन। ये कह रहे हैं कि अगर 6 न्यूटन हम अप्लाई कर देते हैं तो ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है जस्ट। समझ में आई बात, यानी 6 न्यूटन से कम फोर्स पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा लेकिन 6 न्यूटन से ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि इस ब्लॉक पर कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन लगते ही ब्लॉक क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। समझ में आ गई बात, 6 न्यूटन मिनिमम चाहिए, तो यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या कह लो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन वो है 6 न्यूटन। ओके, अगर 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, काइनेटिक, और वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, तो कितना होगा, लेस देन 6 न्यूटन फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा। तो इफेक्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर अब कितना होगा, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो जो उसका मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उससे थोड़ा सा कम। जब बॉडी मूव करने लगती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर लगता है, एक्ट करता है, जो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, यानी लेस देन 6 न्यूटन यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इस केस में व्हेन द बॉडी इज मूविंग। ओके, सो इसी तरह मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें मैं अगेन कुछ अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लॉस ऑफ मोशन से लेकर आऊंगा। ओके बच्चों, तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपीसी।